देती हूँ, बिकॉज मे बी आप लोगों की आवाज़ मुझे सही से नहीं आएगी। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। वट एवर योर क्वेरीज आर, जो भी आपको लगता है कि आपको मुझसे पूछना है या जो भी करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपके पास ग्रुप्स में अवेलेबल है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने जीएनएम किया है, देन मैंने पोस्ट बेसिक किया है पीजीआई चंडीगढ़ से, एंड देन मैंने एमएससी किया है पीजीआई रोहतक से। एंड एट प्रेजेंट मैं फोर्टीज़, जो कांगड़ा वाला फोर्टीज़ है उसमें नर्सिंग ट्यूटर हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर कोई टॉपिक में कंफ्यूजन होगा तो वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप पे जहाँ भी आपको लगेगा आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज करके चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज आई एम रियली वेरी सॉरी कि हम इतने टाइम से कंटिन्यू नहीं कर पाए, बिकॉज हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। दैट इज द रीजन कि हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम रेगुलर क्लासेस करेंगे, और आज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग हर एक एग्जाम में आता ही आता है। चाहे वो आपका नर्सिंग है, जो आपके स्टेट वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो आप एम्स नॉरसेट दे रहे हैं या आप पीजीआई चंडीगढ़ का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। सो हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट प्रेजेंट फॉर एवरी हॉस्पिटल, राइट। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा वो है जिसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या करना है। जब आपकी जॉब फाइनलाइज भी हो जाएगी, उसके बाद जब आप कभी भी किसी एरिया में जाएंगे तो भी आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कितना पता है, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसलिए हम इसको डेमो में कर रहे हैं कि अगर कोई आप लोग, जैसे अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं भी करते तो एक जगह से, हर जगह से एक नंबर तो पक्का हो ही जाए, है ना। तो इस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। और जो भी कोई क्वेरी होगी, आपका जो जो आपका नर्सिंग बैच 2026 है, 2026 वाला ग्रुप है, उसमें आप मुझे क्वेरीज डालते जाना। मैं ऑनलाइन हूँ ऑलरेडी, तो हम साथ के साथ उनको सॉल्व करते जाएंगे। सो आज हमारा ओवरव्यू में क्या है, व्हाट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन वी हैव द पर्पसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन इंडिकेशंस, ब्लड प्रोडक्ट्स, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसमें हम स्किल्स देखेंगे बेसिकली कि क्या स्किल्स हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन विजिबल है ना सबको? प्लीज ग्रुप पे मैसेज करें। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट इज वेरी कॉमन मेडिकल प्रोसीजर इन द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आज के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन हॉस्पिटलाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्सिंग स्टाफ plays a very important role and a crucial role in the blood transfusion procedure, as they are called upon the procure to blood product from the blood transfusion laboratory and conduct the supervise of transfusion। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है और नर्सिंग स्टाफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों? क्योंकि जब प्रोक्योर करने का मतलब है, प्रोक्योर करने का मतलब है, नॉट ऑडिबल, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या? श्रद्धा, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? सो आप रिकनेक्ट करके देखो एक बार। आप रिकनेक्ट करके देखो एक बार, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है। हेलो। यार उसमें मैसेज आया था एक लड़की का, उनको आवाज नहीं आ रही है। सो
हम आगे कर रहे हैं। और श्रद्धा, आप एक काम करो, आप सर से कोऑर्डिनेट कर लो, मनीष सर से, तो वो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने क्या क्या बेसिक चीज देखी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हम प्रोक्योर करने का मतलब है कि ब्लड मंगवाना, लाना, लगाना सब नर्सिंग का पार्ट है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक सुपरविजन आता है हमारे एमओ का, जिसमें वो सिर्फ ब्लड और रिपोर्ट्स को क्रॉस मैच करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सा होता है और इसके अलावा कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो next we have the definition of blood transfusion. Blood transfusion is the transfusion of whole blood or its component such as blood cell and plasma from one person to another person, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली क्या है, होल ब्लड देते हैं, बट आज के टाइम पे हम होल ब्लड नहीं देते हैं, हम लोग क्या देते हैं, उसके कंपोनेंट्स ही देते हैं, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, आपके पास एक नोटबुक एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि आप अपने सारे नोट्स जो है वो लिख पाओ, ठीक है। हमारे पास आता है, फर्स्ट इज पीआरबीसीज, जिसका मतलब है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिर्फ उसमें आरबीसीज ही होते हैं। जब भी किसी का एचबी कम होगा तो हम सिर्फ पैक्ड आरबीसीज ही देंगे, ना कि हम होल ब्लड देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एफएफपी। एफएफपी का फुल फॉर्म है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम किस लिए देते हैं, प्लाज्मा मतलब कोएगुलेशन का प्रॉब्लम। कोएगुलेशन क्या होता है, तो उसमें कोएगुलेशन में अगर कोएगुलेशन फैक्टर कम है तो हम क्या देते हैं, एफ एफ पी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स में हम क्या किस लिए देते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग अगर किसी एरिया से हो रही है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्लेटलेट्स देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स ही हमारा जो ब्लड फ्लो है उनकी प्रिवेंशन और सारी चीजों में प्लेटलेट ही काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि हम इनको स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इनको स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपके स्टोरिंग से और कितने टाइम में देना है, कितना अमाउंट देना है, इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। रीचेस पेशेंट्स ब्लड वेसल एंड इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। हम आईवी कैनुला के थ्रू हम ब्लड देते हैं, जिस जो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करता है और पेशेंट का ब्लड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमारा पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो फर्स्ट वन इज रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मतलब हमारे पास ब्लड का अमाउंट कम है तो हम बाहर से और ब्लड दे रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं तो हम कौन सा देते हैं, एफ एफ पी। क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए हम देते हैं एफ एफ पी। एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए भी हम हमेशा ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हम बीटी करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो मतलब ब्लड का अमाउंट कम हो गया तो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्टोर ब्लड एलिमेंट दैट आर डिप्लीटेड। अब ये डिप्लीटेड एलिमेंट्स जैसे कि अगर आपका आरबीसी कम है तो हम पीआरबीसी देंगे, अगर प्लेटलेट कम है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट देंगे, अगर आपका कोएगुलेशन फैक्टर कम है तो हम एफएफपी देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड कम होगा तो कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जब प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा, मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो क्या होगा, हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। टू रेज द हीमोग्लोबिन लेवल, जो हमारा एचबी का लेवल है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। एचबी जब आपका, आप किसी पेशेंट का एचबी 7 होगा ना तो वो कैसे करेगा, 7 एचबी में हम 2 यूनिट देंगे तो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे किसी के बॉडी की जो बनी हुई एंटीबॉडीज है वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड इज अ लाइफ
मेंटेनिंग फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी। लाइफ मेंटेनिंग मतलब हमारी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ किसके ऊपर है? ब्लड के ऊपर। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड होगा तभी हमारी लाइफ जो है वो मेंटेन हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमेशा हमेशा हमें क्या करना है? देखना है कि हमारी सबसे पहले पेशेंट का एचबी ही पता होना चाहिए, ब्लड, एक एचबी पता होना चाहिए और एक ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी पेशेंट का इमरजेंसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना भी है तो अगर हमें ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होगा तो हम क्या मंगवाएंगे? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फॉर यूज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कि हम होल ब्लड लेते हैं, उसमें से पीआरबीसी अलग करते हैं, प्लेटलेट्स अलग करते हैं और एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अलग करते हैं। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम अलग से ट्रांसफ्यूज करते हैं, पीआरबीसी मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हम अलग से ट्रांसफ्यूज करते हैं और प्लेटलेट्स हम अलग से ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन क्या है? यूज किस लिए यूज होता है? एक तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ब्रेन की। जब आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन का फंक्शन भी प्रॉपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इसके साथ कैसे करते हैं? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक, हार्ट लंग्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह के थ्रू बॉडी से बाहर जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट है एक। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल्स रेज करता है हमारा हिमेटोक्रिट 2 to 3%। प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिखो और उसको हाईलाइट करो कि 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी से हम 2 to 3% ऑफ हिमेटोक्रिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी रेजेस 2 to 3% ऑफ हिमेटोक्रिट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एफ एफ पी क्या है? प्लीज अपनी नोटबुक में ये सारे टॉपिक्स लिखना, ये भी लिखना कि पीआरबीसी क्या है। पीआरबीसी इज पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स अगर हम किसी को 1 यूनिट देते हैं तो 2 से 3% ऑफ हिमेटोक्रिट जो है वो बढ़ता है। और इस चीज को आपसे पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी से कितना हिमेटोक्रिट बढ़ता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एज इट इज जब आपके पास आ जाएगा तो आपको चीजों की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। लिक्विड कंपोनेंट क्या है? जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है, जिसमें कोई आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी मतलब जो रेडनेस, जो उस ब्लड, जब आप एफएफपी देखोगे तो वो ब्लड रेड होगा भी नहीं, वो हल्का सा येलोइश कलर में होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल लिए हैं। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही रेड कलर होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। लिक्विड कंपोनेंट मतलब जब हम उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो रेड पार्ट जो है वो नीचे चला जाता है और प्लाज्मा का पार्ट जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो ऊपर आता है येलोइश कलर का पार्ट उसको बोलते हैं एफएफपी। और इट हैज अ प्रोटीन कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। और प्लाज्मा में एक क्लॉटिंग फैक्टर हमेशा से मतलब प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। और उस जो ब्लड हम जब उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो जो रेड आरबीसीज है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो दूसरा पोर्शन है यानी प्लाज्मा है वो ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है प्लाज्मा तो वो येलोइश कलर का होता है और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो एफएफपी कंटेन्स नो आरबीसीज। ठीक है, प्लीज इसको हाईलाइट करेंगे कि जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसमें कोई आरबीसीज नहीं होते हैं। ठीक है, और जब हम 1 यूनिट ऑफ एफएफपी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वो कितना यूनिट इंक्रीज करता है क्लॉटिंग फैक्टर का? 2 to 3% जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी के ब्लड बॉडी में उसका लेवल कितना बढ़ता है? 2 to 3%। जब हम पीआरबीसी दे रहे थे तब भी कितना बढ़ रहा था? 2 to 3% ऑफ हिमेटोक्रिट। नेक्स्ट इज जब हम 1 यूनिट ऑफ एफएफपी दे रहे हैं मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो एक क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोटीन है, वो भी हमारा 2 to 3% ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है।
इसका कलर ऐसा होता है, ये येलोइश कलर में है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसमें कोई रेडनेस नहीं है क्योंकि इसमें कोई आरबीसी नहीं है। जब आपके पास ब्लड में आरबीसी नहीं होगा, आई मीन रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, देन द ब्लड विल नॉट बी रेड। ठीक है, तो ब्लड का रेडनेस किससे आता है, आरबीसी से आता है। ठीक है, सो तो फिर प्लीज इसको आप मार्क करेंगे, देखेंगे ये कभी भी आप किसी भी हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जब आप ये वाला पाउच देखेंगे, ब्लड का जो ये ब्लड बैग देखेंगे, तो ये क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप प्लेटलेट्स का हेडिंग डालो, उसके नीचे लिखो इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स नेसेसरी इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। कैसे, ये बहुत छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। ठीक है, रिप्लेस प्लेटलेट्स इन क्लाइंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हम किनको देते हैं, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट को हम हमेशा प्लेटलेट्स देते हैं, क्योंकि अगर उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो सारा ब्लड निकल जाएगा और वो हाइपोवोलीमिया में जाएंगे। हाइपोवोलीमिया होगा तो बीपी कम और फिर नो पल्स हो जाता है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं प्लेटलेट्स ऑफ क्लाइंट को विद द ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ, और इसको हम प्लेटलेट डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत टाइनी सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स कितने प्लेटलेट्स बढ़ाता है, 5000 प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बढ़ाता है। ठीक है, 1 यूनिट प्लेटलेट से 5000 प्लेटलेट्स जो है वो माइक्रोलीटर जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और द एवरेज एडल्ट क्लाइंट का कितना इंक्रीज होता है, 5000। सो ये आपका मेन पॉइंट है कि 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स में आप कितना प्लेटलेट बढ़ाते हैं, 5000 ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन से हैं प्लेटलेट्स, ये देखो, ये जो स्टार शेप में है, दिस इज प्लेटलेट एंड दिस इज आरबीसीज। ठीक है, ये आरबीसीज है आपके, ये जो बाकी के सर्कल सर्कल शेप में है ना, ये सारे आरबीसीज हैं। और आरबीसीज हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके लाते हैं। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स से, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आरबीसीज। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। ठीक है, हो गया इतना, इतने तक क्लियर हुआ। एक बार हम इसको पीछे से रिवाइज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट थिंग इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जब भी हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे तो 2 to 3% ऑफ जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज FFP, ऐसा होता है दिखने में। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, जब भी हम 1 यूनिट ऑफ प्लेटलेट्स किसी को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वो 5000 प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब क्या है, किसी से ब्लड लिया, जैसे किसी किसी ने ब्लड डोनेट किया, हमने उस ब्लड को प्रिपेयर नहीं किया, उसके कंपोनेंट्स नहीं निकाले और डायरेक्ट दूसरे बंदे की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया। हमने नहीं देखा कि उसका कितना प्लेटलेट कम है या कुछ भी हमने नहीं देखा, और हमने डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड, होल ब्लड। ठीक है, और फिर ये नॉट कॉमनली यूज एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम केसेस ऑफ एक्यूट हेमरेज। अब हम होल ब्लड जो है वो देना प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जो होल ब्लड है वो ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज हम एक केस में देते हैं, वो सिर्फ अगर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा हेमरेज का कोई केस हो, एक्सट्रीम केस ऑफ एक्यूट हेमरेज, कि अगर किसी को बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया, ब्लड वॉल्यूम ही बिल्कुल कम हो गया, तब हम ब्लड वॉल्यूम जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम ब्लड प्रोडक्ट्स ही ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ब्लड प्रोडक्ट्स क्या क्या है, PRBC, FFP और प्लेटलेट्स। ठीक है, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक कि हम क्या क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड के प्रोडक्ट्स में PRBC, FFP एंड
FFP and platelets. ठीक है. So next is, this is how we do the centrifugation. ठीक है. इसमें क्या है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाला जाता है. उस मशीन को बहुत तेज, बहुत हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है. रोटेशन के बाद क्या होता है, जो हमारा आरबीसी है वो नीचे बैठ जाता है और बाकी जो प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाता है. ठीक है. जब प्लाज्मा ऊपर आ जाता है तो हम उसको निकाल लेते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. ठीक है. नेक्स्ट इज, जो हमारा आरबीसी है, जो पीआरबीसी है, वो कहाँ पे होता है, लोअर साइड में. तो उससे हम क्या बनाते हैं, पीआरबीसी. ठीक है. और एक और मेथड है जिसमें हम प्लेटलेट्स निकालते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑटोलोगस रेड ब्लड सेल्स. ऑटोलोगस रेड ब्लड सेल का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब है एक used for the blood replacement following planned elective surgery. किसी पेशेंट की सर्जरी प्लान्ड है कि 4 हफ्ते के बाद मेरी सर्जरी है, तो पहले मैंने अपना ही ब्लड दिया, उसको सेंट्रीफ्यूग कराया, उसी ब्लड के पैक्ड आरबीसी बनवा के रख लिए कि जब मेरी सर्जरी होगी उस टाइम पे मैं अपना ही ब्लड अपने आप को दे दूंगा. तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोलॉगस रेड ब्लड सेल्स. ऑटोलॉगस का मतलब है अपनी बॉडी से निकला हुआ ब्लड. जो आपकी अपनी बॉडी से निकला हुआ ब्लड होगा उसी को लैब में दिया जाएगा. उनको बोला जाएगा इससे पीआरबीसी, एफएफपी और प्लेटलेट्स अलग कर दो. जो जब भी सर्जरी प्लान्ड होगी उससे पहले हम, वो जो भी पेशेंट है वो खुद के लिए वो ब्लड ले लेगा. ठीक है. वो किसी से ब्लड नहीं लेना चाहता इसलिए वो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लॉटिंग फैक्टर एंड क्रायोप्रेसिपिटेट्स. क्रायोप्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. जो हम एफएफपी देते हैं वो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर को हेल्प करता है. ठीक है. और ये एक पोर्शन होता है प्लाज्मा का जिसमें क्या है, स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. कुछ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फिब्रिनोजेन. क्रायोप्रेसिपिटेट्स में क्या क्या आता है, फिब्रिनोजेंस. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको ये पता है कि जब भी आपसे क्लॉटिंग फैक्टर या क्रायोप्रेसिपिटेट की बात की जाएगी तो वो फिब्रिनोजन की बात कर रहे हैं क्योंकि फिब्रिनोजेंस उसमें होते ही होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ब्लड. फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड कैरीज द फॉलोइंग ऑफ द ब्लड टिश्यू. लेके जाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या है हमारे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. इन सब को एलिवेशन में हेल्प करते हैं. जिसकी क्वांटिटी है उतना उससे कैरी, जितने एक्स्ट्रा अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में होगा तो उसको लेके जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनीज तक लेके जाएगा, फिल्टर कराएगा और बाहर निकालेगा. तो ये काम किसका है, ब्लड का. ठीक है. नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स. हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हमारा ब्लड हेल्प करता है. नेक्स्ट इज वाइटामिन्स, देन एंटीबॉडीज, हीट एंड ऑक्सीजन. ठीक है. ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे कि हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है ब्लड कैरी, मतलब क्या क्या हमारी बॉडी के टिश्यूज के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. ब्लड कैरीज द फॉलोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज. किन चीजों को अवे लेके जाता है, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकालता है. ठीक है. वेस्ट मैटर को, जैसे इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की कि अगर किसी की बॉडी में पोटेशियम ज्यादा होगा तो ब्लड अपने साथ पोटेशियम कैरी करेगा और उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेके जाएगा और उसको बाहर निकालेगा, तो वो वेस्ट मटेरियल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, हम हीमोग्लोबिन ब्रेन तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं और लंग्स के आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके उनको बाहर निकालते हैं. ठीक है. दिस इज ब्लड ग्रुपिंग. ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग में 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड ब्लड टाइप. जो हमारा एंटीजन है वो आरबीसीज होते हैं और जो एंटीबॉडी होता है वो किसमें होता है, प्लाज्मा में. ठीक है. तो अगर हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एक एंटीजन ए, बी, और दोनों एंटीजन होंगे, दो चीजें होंगी. द फर्स्ट वन इज एंटीजन ए, देन एंटीजन बी, एंड एंटीजन ए बी, और दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल नीदर ए और बी. अब एंटीबॉडीज में भी ऐसा है,
एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज, नीदर एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं, और बोथ द एंटीबॉडीज। ठीक है, अब टाइप ए में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? जो टाइप ए वाला ब्लड ग्रुप होगा उसके पास बी कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड। इनमें बी और ए बी ब्लड नहीं होगा, इसमें ए, क्योंकि एंटीजन ए ही है। ठीक है, एंटीजन बी होगा तो ए बी ब्लड बनेगा, तो एंटीजन ए है, और ओ, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंटीबॉडी को। ठीक है, सो ए और ओ ब्लड वाला जो है उसका एंटीजन ए अवेलेबल है, और एंटीजन बी अवेलेबल नहीं है, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी के साथ हमारे पास कौन सा ब्लड हो सकता है? ए एंड ओ। नेक्स्ट इज एंटीजन बी। जब एंटीजन बी हमारे पास अवेलेबल होगा तो ए का ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता और ए बी भी नहीं हो सकता, फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप हो सकता है बी और ओ। ठीक है, जब हमारे पास एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? कौन सा टाइप बनेगा? ए बी। और ये एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, रेसिपिएंट का मतलब होता है कि ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, इनको जरूरी नहीं है कि ए वाले ब्लड दे सकते हैं या बी वाले दे सकते हैं, इनको सब ब्लड दे सकते हैं। किसी पेशेंट का अगर आपके ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसको सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है, देन इज हमारे पास ना ही ए ग्रुप है एंटीबॉडी एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? ओ। तो जब ए भी नहीं है बी भी नहीं है तो क्या करेंगे? तो एंटीजन रिएक्शन ही नहीं होगा, तो उसके उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ओ। ठीक है, और उस ब्लड ग्रुप को हम एक यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि वो हर ब्लड ग्रुप को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। प्लीज मेक श्योर कि ये ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं होता है। योर यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, तभी वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं ना कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? ओ पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम यूनिवर्सल डोनर है। ओ पॉजिटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि आपका यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है और यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन है। ठीक है, सो जो यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट है वो है हमारा ए बी पॉजिटिव, एंड यूनिवर्सल जो डोनर है वो है हमारा ओ नेगेटिव। ठीक है, देन हमारे पास द रेशियस सिस्टम। रेशियस सिस्टम क्या है? जो नेगेटिव पॉजिटिव लगा होता है ना, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, वो होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें इससे पता चलता है। तो आर एच क्या है? एक एंटीजन है, अगर वो एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? वो ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही उसमें होता है। आर एस सिस्टम यही होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द गिविंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डोनर शेल बी फ्री ऑफ डिजीजेस, कि कोई भी डोनर जो भी ब्लड दे रहा होगा वो फ्री ऑफ डिजीज होना चाहिए, कोई हिस्ट्री ऑफ डिजीज नहीं होनी चाहिए, और 3 महीने से पहले आप दोबारा ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने से पहले दोबारा ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको ही किसी को ब्लड देने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, दिस शुड बी फिजिकली हेल्दी एंड शुड बी बिटवीन, हम 18 से 65 ईयर्स तक के लोगों का ब्लड जो है वो ले सकते हैं फॉर डोनेशन। ठीक है, और जिनका भी जो भी हमारा डोनर होगा जो हमें ब्लड दे रहा होगा उसका टेम्परेचर, पल्स और बीपी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और जो डोनर है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो जो ब्लड दे रहा है उसका हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 12 होना चाहिए। अगर 12 से कम होगा और वो ब्लड देगा तो हमें उल्टा ब्लड जो है वो उसको ही देना पड़ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए, और उसके बाद क्या होता है, अगर किसी भी डोनर के को कोई डेंटल सर्जरी हुई है या कोई मेजर सर्जरी हुई है या कोई ब्लड ग्रुप उन्होंने खुद लिया है या कोई इम्यूनाइजेशन हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, या वो नारकोटिक
लेते हैं या वो ड्रग अब्यूज करते हैं तो हम उनसे उनका ब्लड नहीं लेंगे, ठीक है। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम एबीओ और आरएच टाइप कराएंगे। एबीओ ग्रुपिंग मतलब पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है, ओ है या ए बी है, ठीक है। सो हम उससे पता करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप पता चलना चाहिए, फिर हम उसके बाद उसमें देखेंगे आरएच टाइप। आरएच टाइप हमारे ट्रांसफ्यूजन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड चला जाएगा तो ऑटो एक जो एक रिएक्शन होगा उसमें, ठीक है, बॉडी में, और इस रिएक्शन की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है। सो इसका एक बहुत इजी एग्जांपल जो आरएच नेगेटिव का है, अगर कोई मदर कोई आरएच नेगेटिव मदर एक पॉजिटिव आरएच ग्रुप के बेबी को बर्थ देती हैं तो उन उसके विद इन 72 आवर्स उनको एंटी डी का इंजेक्शन लगता है ताकि जो नेक्स्ट बेबी हो उसको मदर की बॉडी एज अ एंटीजन ट्रीट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूज द डोनर मस्ट हैव द क्रॉस मैच। और जब भी हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज करने लगेंगे उससे पहले हमने डोनर का क्रॉस मैच कराना है जो रेसिपिएंट है उसके सिरम के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि उनकी दोनों की वैल्यूज सिमिलर होंगी, तभी हम ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज कर पाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है अगर देखा जाए तो, बट इट कंटेन्स नंबर ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम ब्लड अरेंज हो गया तो डोनर को रीअश्योर करेंगे और उनके सॉरी प्रोसीजर डोनर को एक्सप्लेन करेंगे, रेसिपिएंट को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और कभी भी अगर आप किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं और कोई पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा है तो वो एम्प्टी स्टमक नहीं होना चाहिए। कुछ मील उनका फर्स्ट मील जो है वो लिया होना चाहिए, उसके बाद ही वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज क्या होगा, उनको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो बॉडी में हो सकता है। बिफोर द डोनर इज अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल हिज पल्स रेट शुड बी क्वेश्चनड एज हैव एनी गिडीनेस। अगर कोई डोनर ब्लड दिया उसके बाद उसको एकदम से नहीं भेज देना है, जैसे ही किसी डोनर ने ब्लड दिया उसके बाद उसकी पल्स वहां पे चेक करनी है, क्योंकि जो डोनर है वो भी रिस्क पे है, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। रेसिपिएंट तो रिस्क पे है ही है, बट जो डोनर है वो भी रिस्क पे है, ठीक है। द सेकेंड विड्रॉल ऑफ ब्लड शुड हैव बी मेड अंटिल द ब्लड वॉल्यूम। हमें एक बार ब्लड देने के बाद 3 महीने तक दोबारा हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब हमारे आरबीसी प्रॉपर बन जाएंगे तभी हम ब्लड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हम ब्लड कलेक्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद हम स्टोर कैसे करेंगे, अगर कुछ टाइम के बाद देना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे कि वो स्टेराइल टेक्निक से ट्रांसपोर्ट हो और पेशेंट को लगे तो उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर इज डन इन द लेबोरेटरी। हम हमेशा जो ब्लड कलेक्शन है वो लेबोरेटरी में जाके कराते हैं और लेबोरेटरी जो टेक्निक्स यूज करती है उसके हिसाब से हम ब्लड जो है वो करा सकते हैं, ठीक है। हम उसी से हमें लेबोरेटरी में ही जाके ब्लड देना चाहिए, ठीक है। द डोनर ब्लड जो, क्योंकि लेबोरेटरी में एक स्टेराइल तरीके से जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है और वो जो कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर्स में स्टेराइल एक सॉल्यूशन डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं ACD सॉल्यूशंस, एसिड सिट्रेट एंड डेक्सट्रॉस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट की तरह बिहेव करता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब है कि वो उसको बहुत जल्दी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, हम ब्लड की रीडिंग्स को सही ले पाएंगे। अगर हमारा जो ब्लड हमारे पास ट्यूबिंग में एक ब्लड है और वो ब्लड अगर क्लॉट हो गया है तो हमारा जो रिजल्ट है, मतलब जो हमारी वैल्यूज है, रिजल्ट है, वो सही नहीं आएगा, ठीक है। ऑल द आर्टिकल्स, जो भी हम आर्टिकल्स ब्लड कलेक्शन के लिए यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए और
पायरोजन फ्री होनी चाहिए। पायरोजन फ्री मतलब कोई इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा सोर्स उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट, और कभी भी जो भी हम डोनर है, ठीक है, जिनसे हमने ब्लड लिया या कुछ भी किया, तो सारी चीजें जो है एक फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस की तरह लिखनी है, और वो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले वेरीफाई की जाती है। सो वो ये है: नेम ऑफ द डॉक्टर, डोनर नंबर, एबीओ ग्रुपिंग, आरएच टाइप, डेट ऑफ withdrawing blood, date of expiry and the result of test for हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है, ब्लड की डिजीजेस ट्रांसफर की जाती हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इतना लंबा प्रोसीजर बनाया गया है, ठीक है। सो मेक श्योर कि नेम ऑफ द डोनर, डोनर का नंबर, एबीओ ग्रुपिंग, आरएच टाइप, डेट ऑफ ड्रॉइंग ब्लड एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी चीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे चेक, क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम डोनर से ब्लड लेते हैं, जैसे ही हमने डोनर से ब्लड विड्रॉ किया, उसके बाद हम इमिडिएटली उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है जिसको हम हाईलाइट करेंगे, कि जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 1 to 6 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड। तो प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख के हाईलाइट करिए कि डोनर से ब्लड लेने के इमीडिएट बाद हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, और उसके बाद उसको 1 to 6 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड में स्टोर करना है, ठीक है। और जो हमारा स्टोर्ड ब्लड होगा, जैसे अगर हमारे पास जैसे कोई भी ब्लड होता है, उसको हम जो स्टोर्ड ब्लड रखा होता है उसको हम रोज देखते हैं, ठीक है, ताकि उसमें हिमोलाइसिस ना हो जाए और बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो जाए, तो उसके लिए हम उसको रेगुलर सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। और जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी ब्लड को एक एरिया से दूसरे हॉस्पिटल में, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो विद इन 30 मिनट्स हो जाना चाहिए। प्लीज इसको हाईलाइट करेंगे, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन द हॉस्पिटल शुड बी डन विद इन 30 मिनट्स आफ्टर इट इज टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज से ले रहे हैं या डोनर से दिलवा के जैसे भी ले रहे हैं, बट हमें लगाने से 30 मिनट्स पहले तक ब्लड, विद इन 30 मिनट्स जो है उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब हम ब्लड को रेफ्रिजरेटर में रख रहे थे, ठीक है। जब हम ब्लड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो हम उस ब्लड को फ्रीज नहीं होने देंगे। अगर वो ब्लड फ्रीज हो गया तो उसके अंदर के जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फ्रीज हो गया और हम उसको हीट करके पिघला रहे हैं तो भी उसके ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फ्रीजिंग, हीटिंग इज नॉट अलाउड इन द ब्लड, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास जब भी जब भी हम क्रॉस मैचिंग के लिए जो एक जब हमारे पास क्रॉस मैचिंग जाने के बाद रेसिपिएंट के पास ब्लड जाना होता है, तो एक और पर्ची आती है जिसमें लिखा होता है रेसिपिएंट का नाम, हॉस्पिटल का नंबर, ब्लड बेड नंबर, वार्ड नंबर, नेम ऑफ द फिजिशियन, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट रिक्वेस्टेड, डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एंड एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन गिवन अर्लियर, कि कितना अमाउंट जो है वो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है उसके बारे में डिटेल्स जो है वो लिखी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, और जब भी हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, किसी भी ब्लड को एडमिनिस्टर करेंगे, तो हम एक स्टराइल टेक्निक से करेंगे, क्योंकि स्टरलिटी जो है वो मेन फैक्टर है। उसके बाद पायरोजन फ्री ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, और अगर पैरोजन फ्री ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस हैं या कोई एलर्जी हो सकती है, ठीक है। और जब भी हम ब्लड देने लगेंगे तो उसमें एयर कंपोनेंट नहीं जाना चाहिए। अगर ब्लड में एयर चली गई तो वो ब्लड में एयर जाके एम्बुलाई बनाएगी, और एम्बुलाई बनने के बाद क्या होगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट में हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और हमेशा हम कितने नंबर कैनुला से ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, सबसे बड़े नंबर ऑफ कैनुला से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। 18 गॉज से हम हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हम
कितने गॉज ऑफ नीडल से ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे गॉज की नीडल से ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारे जो आरबीसीज हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका डायमीटर, जो हमारे आरबीसीज हैं उनका डायमीटर और नीडल का डायमीटर देखने के बाद एक इसको रिकमेंड किया गया कि हम 18 गेज नीडल से ही, कैनुला से ही हम ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। सो 18 गॉज का जो कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का होता है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्रीन कलर के कैनुला से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्योंकि 18 गेज से हमारा जो आरबीसी है वो टूटेगा नहीं, वो सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम 18 से कम गेज, 20 गेज से देते हैं तो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और जब हम, जैसे हम कोई आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है, हम 500 ऑफ एनएस देते हैं कभी भी पेशेंट को, तो अगर पेशेंट की कोई मेडिकेशन जानी है तो हम एंटीबायोटिक ये सब चीजें हम उसमें ऐड कर देते हैं। बट जो 1 यूनिट ऑफ हमारे पास ब्लड आता है जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावेनसली, तो हम उसमें कोई मेडिकेशन, कोई वाइटामिन, कोई कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो टूट जाएंगे। तो जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाएंगे तो वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं, एक तो वो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन करेगा, और दूसरा उसका जो पर्पस है कि हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल बढ़ाएगा, वो दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और हम अगर आईवी इन्फ्यूजन, इफ द आईवी इन्फ्यूजन इज टू बी गिवन इमिडिएटली बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन ही देंगे। नॉर्मल सेलाइन देंगे, मतलब वो जो ट्यूबिंग थी, एक पहली बात तो हम बीटी सेट को रिमूव कर देंगे, बीटी सेट हम यूज ही नहीं करेंगे, उसके बाद सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और उसके बाद जो हमारा जो बीटी सेट है उसको हम इसमें येलो में डिस्कार्ड करेंगे। वैसे तो वो प्लास्टिक है, बट हम ब्लड का प्रोडक्ट है, ब्लड उसमें लगा हुआ है, तो हम उसको येलो में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसको फ्लश करेंगे। फ्लश क्यों करेंगे, ताकि नॉर्मल सेलाइन के साथ फ्लश करेंगे, ठीक है। डेक्स्ट्रोस हम कभी भी यूज नहीं करेंगे उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि डेक्स्ट्रॉस जो है वो ब्लड के कंपोनेंट्स के साथ एलर्जी क्रिएट करता है, और एलर्जिक रिएक्शन के साथ जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज प्रायर टू द एडमिनिस्टर ऑफ ब्लड द पेशेंट वाइटल साइंस, अब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कुछ चीजें रिकॉर्ड भी करनी होती हैं, तो क्या रिकॉर्ड करना होता है, हमें वाइटल्स रिकॉर्ड करने होते हैं। फर्स्ट टाइम हम वाइटल्स लेते हैं बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद हम 15-15 मिनट्स में 4 बार वाइटल्स लेते हैं। 4 बार वाइटल्स लेने के बाद हम 30-30 मिनट्स में, और फिर 1 आवर और सेकेंड आवर में लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव एडजस्ट द रेट ऑफ फ्लो, हम कितना रेट ऑफ फ्लो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रखेंगे, 5 to 10 ml पर मिनट। एक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ फ्लो हम ब्लड का क्या रखेंगे, 5 to 10 ml पर मिनट ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। 30 मिनट्स तक हम 5 to 10 ml ही ट्रांसफ्यूज करेंगे पर मिनट, ताकि हमें अर्ली कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पता चल जाएं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में हम उसी टाइम ब्लड को स्लो कर देते हैं या बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि फर्दर कोई भी हार्ट की, लंग्स की डिजीज ना हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी तक तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं आपका चैट वाला ऑप्शन नहीं देख पा रही हूँ। सो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हम और इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हम नेक्स्ट जो हमारा वो होगा, मतलब एमसीक्यूज का पार्ट होगा, वो भी हम साथ के साथ करना शुरू करेंगे, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन टॉपिक में रह गया है तो वो एमसीक्यूज के साथ जो है वो सॉल्व हो जाए, और साथ के साथ हमारी तैयारी होती रहे, ठीक है। और नेक्स्ट इज होल ब्लड एंड पैक्ड सेल्स एडमिनिस्टर कोल्ड। हम उन जो भी हमारे पास, जब हमारे पास ब्लड आता है, सो हम उसको 30 to 45 मिनट्स के लिए ब्लड को
रूम टेम्परेचर में रखते हैं, क्योंकि हम ऑल ऑफ सडन जब कोल्ड कोल्ड ब्लड किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ब्लड आपने दिया और बीच में रोकना पड़ा और आप ब्लड नहीं दे पाए, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, उस ब्लड का उसी टाइम उसको रोक देना है और उस ब्लड को फेंक देना है। ठीक है, क्योंकि एक्सपोज अगर वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज हो गया है, मतलब एक नॉर्मल हवा में अगर उसने आ गया है, तो उसमें ब्लड में जो है इन्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जब इन्फेक्शन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस ब्लड को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे थ्रू आउट द प्रोसीजर, हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। रेट ऑफ फ्लो प्रायर फोरमोस्ट चीज है। रेट ऑफ फ्लो हमें देखना ही देखना है। 5 to 10 ml हम स्टार्टिंग में जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करेंगे तो 15 to 20 मिनट्स तक हम 5 to 10 ml ही देंगे, क्योंकि हमें वो ब्लड बहुत स्लो देना है, ताकि बॉडी को समझ में आ जाए कि हाँ ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और बॉडी हमारा कोई एलर्जिक रिएक्शन ना दे। ठीक है, नेक्स्ट इज और साइंस ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। साइंस देखने हैं कि सर्कुलेटरी ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। देन यूरिन आउटपुट भी चेक करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम। यूरिन आउटपुट जब नहीं आता है तो पेशेंट जो है वो हमारे पेशेंट का जो आउटपुट है दैट इज अ मेजर फैक्टर। ठीक है, जब आपके पेशेंट का यूरिन आउटपुट आना कम हो जाए तो दैट मीन्स कि योर पेशेंट इज वेरी वेरी सिक। ओके, सो नेक्स्ट इज नीडल साइट हमें चेक करनी पड़ेगी। हर बार हम थोड़ी थोड़ी देर कैनुला की साइट चेक करेंगे कि कहीं उसमें इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो गई, हेमाटोमा तो नहीं हो गया, नीडल की डिसलॉजमेंट तो नहीं हो गई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हमें उसी टाइम देन एंड देयर ही हमें कैनुला जो है वो चेंज करना है। ठीक है, एंड ब्लड लेवल इन द कंटेनर, हमें कंटेनर जो हमारा ब्लड का बॉटल है उसको हमने चेक करते रहना है। ठीक है, और हमें ब्लड के रिएक्शंस भी चेक करने हैं एंड पोटेंसी ऑफ द इन्फ्यूजन सेट कि हमें अगर ब्लड जा रहा है नहीं जा रहा है ये हमें चेक करना है। सबसे पहले हमें इन्फ्यूजन सेट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम बीटी करते हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो पेशेंट को ठंड लगती है, तो उस टाइम पे हमें उनको ब्लैंकेट्स या कुछ कवर करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, और जब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तो उसी टाइम पे पेशेंट को बेड पैन भी देंगे कि वो बार बार उठ के ना जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बार बार स्टॉपेज ना आए, इसके लिए हम उनको बेड पैन भी देते हैं। ठीक है, अब हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है। सारा काम एक तरफ, बट अगर नर्सेज ने रिकॉर्ड नहीं किया तो द जो सारा काम किया वो एक तो जीरो हो गया, और दूसरा अगर उससे कोई प्रॉब्लम पेशेंट को हो गई तो वो और भी टफ हो जाता है। ठीक है, दो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज किया, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, कौन सा ग्रुप था और टाइप ऑफ ब्लड जो हमने एडमिनिस्टर किया, रेट ऑफ फ्लो हमने कितना रखा, कोई रिएक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ या कोई मेडिकेशन हमने दी। ठीक है, तो ये नर्सेस का रिकॉर्ड है विद द डेट एंड टाइम। तो हमें इसको मेंटेन करना होता है कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, कौन सा ब्लड था, रेट ऑफ फ्लो क्या था, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ उस टाइम पे, या कोई ड्रग हमने दिया तो नहीं। ठीक है, और हमने जब हमने वार्ड छोड़ के जाना है तो हमने अपने हैंड ओवर रजिस्टर में भी ये सब लिखना है कि हमने कौन से बेड नंबर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, क्या नाम था, कितने बजे ड्रिप स्टार्ट हुआ, कौन सा टाइप ऑफ ब्लड था, कितना अमाउंट हमने ब्लड का दिया, और सारी चीजें जो है वो ठीक से उसमें मेंशन करके जानी है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो भी कोई हैंड ओवर लेने वाला आएंगे, अगर आप उनको वर्बली बताना भूल जाएंगे तो एटलीस्ट उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लिकेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आती हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, बट इससे जितनी चीजें वर्सन हो सकती है, एक पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना छोटा सा प्रोसीजर है कि ये
कि ये इतना टफ है कि उनका रिएक्शन से पेशेंट की लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें एक एन एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है एक मेडिकल प्रोसीजर है इन विच योर ब्लड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्लाज्मा एंड द डोनर ब्लड or done by a catheter, and the procedure should be used to save the life of the adult and ये एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड एबनॉर्मलिटीज ना हो उसके लिए हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, ये हमारे डोनर का ब्लड है और ये वेस्ट ब्लड है, तो इसको इस ढंग से कनेक्ट किया जाता है कि डोनर का ब्लड ऐसे जा रहा है और वेस्ट ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई वाई आर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स डन। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहाँ करते हैं, अगर किसी में सिम्टम है या सिकल सेल अनीमिया है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम दो चीजों के लिए करते हैं, वन इज जॉन्डिस एंड अदर वन इज सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, मेक श्योर कि आप इन दो चीजों को याद रखें कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम कहाँ करते हैं, एक जॉन्डिस में और एक सिकल सेल अनीमिया में। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक्सप्लेन करना है उनके रिलेटिव्स को, उनके फैमिली को, सबको रीअश्योर करके ही हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है और हमें ब्लड हमेशा एज फ्रेश एज पॉसिबल देने की कोशिश करनी है और नेवर बी मोर देन 5 years और 5 days, सॉरी, अगर 5 days से ज्यादा अगर कोई ब्लड आपके पास स्टोर्ड है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और हम हमेशा बीपी, हार्ट रेट और टेम्परेचर जो है ट्रांसफ्यूजन से पहले, बीच में और साथ बाद में करते हैं। ठीक है, और जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे उसके बाद हम हेपरेनाइज्ड सेलाइन देंगे। हेपरेनाइज्ड सेलाइन से हम क्या समझते हैं कि एक 0.1 ml ऑफ हेपरिन को हम 10 ml ऑफ एनएस में डिजोल्व करते हैं और उसको हम देते हैं ताकि कोई ब्लड क्लॉट्स जो है वो ना बने। ठीक है, प्रोसीजर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें स्पिरिट चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉटन स्वैप्स चाहिए और स्प्लिंट और बैंडेजेस चाहिए। क्यों चाहिए स्प्लिंट और बैंडेजेस, ताकि हम कैनुला फिक्स कर पाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास टुडे, थैंक यू। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है एक मेजर सब्जेक्ट है और मेजर चीज़ है, इसलिए मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ही सबसे पहले पकड़ा कि एटलीस्ट हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में नॉलेज होगा तो ये बाकी जगह भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, इवन इफ अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो रेगुलर, तो अभी भी अगर आप लोग आगे कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ते हैं मेरे पास या मेरे साथ नहीं पढ़ते हैं, तो भी आपका एक नंबर हर एक एग्जाम में कंफर्म्ड है क्योंकि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया। ठीक है, जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लियर हो गया तो दैट मीन्स आपका एक नंबर श्योर शॉट हर एक एग्जाम में है। ठीक है, सो एक नंबर का मतलब ये नहीं है कि हाँ यही एक नंबर चाहिए, हमें और भी मार्क्स चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए हर एक एग्जाम में, जो भी आप जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अभी मेरी आप लोगों से इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया है। ठीक है, सो हम लोग इंटरेक्ट भी करेंगे, अगर आप लोग फ्री नहीं होंगे तो सॉरी, अगर आप फ्री होंगे तो विल डू अ इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑल्सो, बट कब कर पाएंगे, हम व्हाट्सएप पे ही करेंगे वो लेक्चर, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं इजीली आप लोगों को सुन पाऊंगी। ठीक है, इसमें आपने मुझे सारे जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देने हैं और साथ के साथ हम हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो भी करते जाएंगे ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, ताकि हम जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमें अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, दिस इज अ रियल ट्रूथ कि जब आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ, हम अपनी क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लेना, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और
आई आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। Give it bloom.